नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटिंग की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं है। ये कहानी है रफ्तार की खोज की। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ मशीनों की रफ्तार नहीं, बल्कि हमारे सोचने की रफ्तार की भी कहानी है। आज हम देखेंगे कि कैसे 17वीं सदी के लकड़ी और पीतल के गियर से ये सफर शुरू हुआ और हमें आज के उन विशाल डेटा सेंटरों तक ले आया जो हमारी पूरी दुनिया चला रहे हैं। हाँ, तो हमारा मिशन है इस विकास के पीछे की सोच को समझना। कंप्यूटर की पीढ़ियों ने कैसे एक दूसरे के लिए रास्ता बनाया, मेमोरी को कैसे डिजाइन किया गया और ये सब मिलकर आज हमारे फोन में कैसे समा गया। तो चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस समय से जब कंप्यूटर का मतलब मशीन नहीं बल्कि इंसान हुआ करता था। हाँ, वो एक ऐसा दौर था जब व्यापार और खगोल विज्ञान के लिए गणनाएं बहुत जटिल होती जा रही थीं। हाथ से करने में घंटों लगते थे और गलतियां भी होती थीं। तो इसी जरूरत ने आविष्कारों को जन्म दिया होगा। बिल्कुल। 1617 में जॉन नेपियर की नेपियर्स बोन्स इसी दिशा में एक कोशिश थी। वो लकड़ी की कुछ रॉड्स थीं जो गुणा और भाग को थोड़ा आसान बना देती थीं। अच्छा, तो ये एक तरह का कैलकुलेशन टूल था, ऑटोमेटिक मशीन नहीं। तो फिर ऑटोमेशन की पहली झलक हमें कब मिली? वो मिली 1642 में ब्लेज पास्कल की पास्कलाइन से। ये गियर्स और पहियों वाली एक मैकेनिकल मशीन थी जो जोड़ और घटाव कर सकती थी। और वो ऑटोमेटिक थी? हाँ, एक तरह से। आपको बस पहिए घुमाने थे और वो गणना अपने आप करती थी। उस जमाने के लिए तो ये जादू जैसा था। लेकिन सिर्फ जोड़ घटाव से तो सारे काम नहीं होते, गुणा और भाग भी तो जरूरी थे। और उसी कमी को 1673 में गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनिज ने लिबनिज व्हील बनाकर पूरा किया। ये मशीन चारों बेसिक ऑपरेशन कर सकती थी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि क्या लिबनिज का असली योगदान शायद ये मशीन नहीं बल्कि एक विचार था। कैसा विचार? उन्हें बाइनरी सिस्टम का जनक माना जाता है। उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया कि किसी भी संख्या को सिर्फ 2 अंकों से लिखा जा सकता है, 0 और 1। अरे वाह, मतलब जिस इंसान ने गियर्स वाली मशीन बनाई उसी ने 0 और 1 की वो भाषा भी दी जिस पे आज की पूरी डिजिटल दुनिया चल रही है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। उन्होंने उस डिजिटल क्रांति की नींव रखी जो सदियों बाद आने वाली थी। अब यहाँ से कहानी असल में दिलचस्प होती है। अब हम मैकेनिकल युग से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक युग में कदम रख रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियों की तरफ। हमारे स्रोत सीधे दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 पर आते हैं और यहाँ का हीरो था ट्रांजिस्टर। लेकिन ट्रांजिस्टर ने ऐसा क्या कर दिया जो पहली पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब्स नहीं कर पाए? देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से चलते थे। वो कांच के बल्ब जैसे होते थे और बहुत बड़े होते थे ना? बहुत बड़े। एक एक कंप्यूटर पूरे कमरे के बराबर होता था और गर्मी इतनी पैदा करते थे कि कुछ ही घंटों में खराब हो जाते थे। ट्रांजिस्टर ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? ये एक छोटा सा सेमीकंडक्टर डिवाइस था। काम वही करता था पर 100 गुना बेहतर। ये छोटे थे, तेज थे, ज्यादा भरोसेमंद थे और बिजली भी बहुत कम खाते थे। अच्छा, तो इसी वजह से कंप्यूटर पहली बार थोड़े प्रैक्टिकल बने होंगे। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और डेटा के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे। IBM 1401 इसका एक बड़ा उदाहरण है। सही, लेकिन असली क्रांति तब आई जब किसी ने सोचा कि क्यों ना हजारों ट्रांजिस्टर को एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर बना दिया जाए। और यहीं से तीसरी पीढ़ी शुरू हुई 1964 से, और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का जन्म हुआ। बिल्कुल। और IC का असर तो जबरदस्त था। स्पीड माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड पर पहुंच गई। यानी 1000 गुना तेज। हाँ, और प्रोग्रामिंग के लिए भी हाई लेवल भाषाएं आ गईं जो आसान थीं। IBM 360 सीरीज इसी दौर की है। और आईसी का असली जादू ये था कि इसने कंप्यूटिंग को बड़े कॉरपोरेशंस के सर्वर रूम से निकालकर विश्वविद्यालयों तक पहुंचा दिया। तकनीक आम होने लगी थी, पर एक समस्या अब भी थी। क्या की हो? कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू अब भी कई अलग-अलग आईसी चिप से मिलकर बनता था। तो अगला सवाल ये था कि क्या इस पूरे दिमाग को एक ही चिप पर नहीं रख सकते? एकदम सही। और इसी सवाल के जवाब ने चौथी पीढ़ी को जन्म दिया। 1975 में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक ने एक ही चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर बनाना मुमकिन कर दिया। और इसी से बना माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, एक पूरी सीपीयू एक अकेली चिप पर। और बस यहीं से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमने देखा कि कैसे मशीनें छोटी, तेज और शक्तिशाली होती गई।
लेकिन एक तेज प्रोसेसर का क्या फायदा अगर उसे काम करने के लिए डेटा ही समय पर न मिले? यहीं पर मेमोरी की कहानी शुरू होती है। हाँ, और ये कंप्यूटिंग के सबसे अच्छे समाधानों में से एक है। इसे समझने के लिए हमें मेमोरी पदानुक्रम या मेमोरी हायरार्की को समझना होगा। एक पिरामिड की तरह, है ना? बिल्कुल, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं मेमोरी बड़ी और धीमी होती जाती है। ये पूरा सिस्टम स्पीड, आकार और कीमत के बीच एक समझौता है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? हाँ, इसे एक शेफ के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सीपीयू हमारा शेफ है। पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं रजिस्टर्स। ये शेफ की जेब में रखे मसाले हैं। सबसे तेज पहुंच, पर मात्रा बहुत कम। ठीक है, ये तो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। हाँ, उसके ठीक नीचे है कैश मेमोरी। ये शेफ के बगल वाले काउंटर पर रखी सामग्री है। बहुत तेज, पर जेब से निकालने से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और उसके नीचे हमारी रैम। हाँ, रैम यानी मुख्य मेमोरी। ये किचन के दूसरे कोने में रखा बड़ा फ्रिज है। सामान बहुत है, पर शेफ को वहां तक चलकर जाना पड़ता है। और सबसे नीचे है सेकेंडरी स्टोरेज, आपकी हार्ड ड्राइव, जो बेसमेंट का स्टोर रूम है। मतलब सब कुछ वहां है, पर लाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये एनालॉजी तो शानदार है। ये पूरा सिस्टम इसीलिए है ताकि शेफ को ज्यादातर समय इंतजार ना करना पड़े। अच्छा, अब जरा फ्रिज पे ध्यान देते हैं। लोग अक्सर रैम और रोम में उलझ जाते हैं। रैम तो अस्थाई है ना? मतलब बिजली गई तो सब कुछ साफ। रैम एक स्लेट की तरह है। जब तक काम कर रहे हैं सब लिखा है, पावर बंद होते ही स्लेट साफ। इसके भी प्रकार होते हैं क्या? डी रैम, एस रैम? हाँ, डी रैम सस्ता है और ज्यादा डेटा रख सकता है, पर उसे डेटा याद रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। हमारे ज्यादातर लैपटॉप में यही होता है। दूसरा है एस रैम, जो बहुत तेज है पर महंगा भी। इसीलिए इसका इस्तेमाल कैश मेमोरी यानी शेफ के काउंटर के लिए होता है। और दूसरी तरफ है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो पत्थर पे लिखी इबारत की तरह है, स्थायी। बिल्कुल, रोम में डेटा बिजली जाने पर भी बना रहता है। इसके भी प्रकार हैं। जैसे प्रोम को सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम। और आज हम इस्तेमाल करते हैं ई प्रोम, जिसे बिजली से ही मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। जैसे हमारे कंप्यूटर का बायोस या पेन ड्राइव। एकदम सही। आपने शेफ के काउंटर यानी कैश मेमोरी का जिक्र किया था। इसके भी कई हिस्से होते हैं, L1, L2, L3। ये क्या है? हाँ, क्योंकि हर सेकंड कीमती है। L1 कैश को आप शेफ की जेब मान लीजिए, सीपीयू चिप के बिल्कुल अंदर, सबसे तेज। L2 कैश काउंटर का वो हिस्सा है जो हाथ की पहुंच में है, थोड़ा बड़ा और थोड़ा धीमा। और L3? L3 काउंटर का दूसरा सिरा है, सबसे बड़ा, पर वहां तक पहुंचने में थोड़ा और समय लगता है। पर यह भी फ्रिज यानी रैम तक जाने से तो बहुत तेज है। लेकिन एक सवाल है, अगर सीपीयू को जो डेटा चाहिए वो कभी कैश में मिले ही नहीं, तो तब तो ये सिस्टम स्पीड बढ़ाने की जगह एक बाधा बन जाएगा ना? बहुत अच्छा सवाल है। इसे कैश मिस कहते हैं। और हाँ, अगर ऐसा बार बार हो तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इसीलिए आधुनिक प्रोसेसर में बहुत जटिल एल्गोरिदम होते हैं जो ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि सीपीयू को आगे किस डेटा की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये एक तरह का भविष्यवाणी का खेल है। हाँ, कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसमेंट के स्टोर रूम की, यानी स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क से एसएसडी तक का सफर भी कमाल का रहा है। सही में, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव ने तो गेम ही बदल दिया। इसमें हार्ड डिस्क की तरह कोई घूमने वाला मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, जिससे डेटा एक्सेस बहुत तेज हो जाता है। ये फ्लैश मेमोरी तकनीक पर काम करती है। हाँ, जो EEPROM का ही एक उन्नत रूप है। पर आज भी जब बहुत सारा डेटा लंबे समय तक स्टोर करने की बात आती है, तो कीमत के मामले में पुरानी हार्ड ड्राइव ही बेहतर लगती हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये फिर से वही ट्रेड ऑफ है, स्पीड बनाम लागत। इसीलिए आज भी डेटा सेंटरों में बहुत बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल होता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तेज एसएसडी को प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल। और यही फ्लैश मेमोरी आज हमारे सबसे जरूरी गैजेट्स की जान है, स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट वॉच और यूएसबी ड्राइव तक। हाँ, और ये हमें आज के दौर में लाता है जहां कंप्यूटिंग सिर्फ डेस्कटॉप तक सीमित नहीं है। आज आईटी गैजेट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। स्मार्टफोन, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट स्पीकर, ये सब असल में शक्तिशाली कंप्यूटर ही हैं। और ये सभी डिवाइस एक चीज पैदा करते हैं, डेटा। बहुत सारा डेटा।
और आज हम जिस पैमाने पर डेटा की बात करते हैं वो अविश्वसनीय है। सबसे छोटी इकाई है बिट, 0 या 1, और 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन असली पैमाना अब शुरू होता है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। मुझे याद है मेरे पहले कंप्यूटर में 20 मेगाबाइट की हार्ड डिस्क थी और मुझे लगता था ये कभी नहीं भरेगी। और आज तो फोन में इससे हजारों गुना ज्यादा स्टोरेज है। हाँ, और वो भी हमेशा फुल रहता है। बिल्कुल यही हाल है। लेकिन कहानी टेराबाइट पर भी नहीं रुकती है ना? नहीं, 1024 टीबी से बनता है 1 पेटाबाइट। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां हर रोज कई पेटाबाइट डेटा प्रोसेस करती हैं। और इसके आगे? इसके आगे का पैमाना तो दिमाग चकरा देता है। पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट। एक अनुमान है कि 2025 तक दुनिया का कुल डिजिटल डेटा 175 जेटाबाइट तक पहुंच जाएगा। 175 ज़ेटाबाइट! इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और सबसे ऊपर है योटाबाइट। हाँ, ये डेटा का एक महासागर है और ये हमें वापस उसी स्पीड की खोज पर ले आता है। इतने विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए ही हमें लगातार तेज प्रोसेसर और बेहतर मेमोरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने 17वीं सदी की मैकेनिकल गियर्स से शुरू करके आज के योटाबाइट डेटा तक का सफर देखा। ये सिर्फ तकनीक के विकास की कहानी नहीं है। नहीं, ये इंसानी सरलता की कहानी है और इसका निचोड़ ये है कि हर पीढ़ी की तकनीक ने अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया। ट्रांजिस्टर के बिना आईसी संभव नहीं था और आईसी के बिना माइक्रो प्रोसेसर नहीं। और मेमोरी का पदानुक्रम, वो हमें सिखाता है कि इंजीनियरिंग हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन और व्यावहारिक लागत के बीच एक स्मार्ट संतुलन खोजने का नाम है। ये आज भी उतना ही सच है जितना 50 साल पहले था। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने मैकेनिकल गियर्स से लेकर सिलिकॉन चिप्स तक का विकास देखा है। भविष्य में कंप्यूटिंग का आधार क्या होगा? क्या ये सिलिकॉन ही रहेगा या कुछ बिल्कुल अलग होगा, जैसे क्वांटम कण या शायद जैविक कोशिकाएं?